हर साल अमूमन जब स्कूल खुलते हैं तो हर अभिभावक की ये चिंता होती है कि स्कूल की फीस बढ़ गई, कॉपी किताब के रेट बढ़ गए, यूनिफॉर्म के ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं या स्कूल वाले ने यूनिफॉर्म बदल दी है, बैग के रेट बढ़ गए। तो अभिभावक परेशान तो खूब होता था, उसकी जेब भी कटती थी, लेकिन कहीं कोई उसकी सुनवाई नहीं होती थी। तो इस बार जबलपुर में जो हमारे जबलपुर के कलेक्टर हैं दीपक सक्सेना जी, उन्होंने एक नवाचार किया। वो नवाचार ऐसा था कि जो फीस वृद्धि हुई उसको लेके उन्होंने कमेटी बनाई, जांच शुरू की, और एक सबसे बड़ा पुस्तक, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए एक पहली बार मध्य प्रदेश एक मेला लगाया। और मेला ऐसा लगाया कि उस मेले में हर प्रकाशक, हर दुकानदार, हर मतलब जो भी स्कूल के व्यापार से जुड़ा था उसने अपना स्टॉल लगाया और डिस्काउंट रेट पे उन्होंने वहां पर अपना सामान अभाव को, तो उसकी बहुत तारीफ भी हो रही। तो लेकिन अभी भी ये जो शिक्षा माफिया का गठजोड़ है, इसको तोड़ना माना जा रहा है कि बहुत कठिन है। तो हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए जयपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी हैं। दीपक सर से ही पूछते हैं। सर बताएंगे, एक तो पहले ये आप ये बताइए कि ये जो शिक्षा माफिया का गठजोड़ है, इसको तोड़ना कितनी कठिनाई आ रही है, और क्या आप मतलब ऐसी पहल करने जा रहे हैं देखिए, जिससे गठजोड़ गठजोड़ तो है, बड़ा जी सिद्ध गठजोड़ है और इसके लिए मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। घर घर का बच्चा बच्चा जी जानता है इसको गठजोड़ है। क्योंकि जब जिस मार्केट में आप कोई कॉपी 50 रुपए की खरीदते हो, वही मार्केट में कॉपी किसी पर्टिकुलर विक्रेता से आपको यदि 150-200 रुपये में खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, या जो यूनिफॉर्म मार्केट में आपको 350-400 रुपये में मिल रही है, वही यूनिफॉर्म यदि आपको 1000-1200 रुपये में खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, तो बच्चे तक समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं कि ये गठजोड़ है। एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ कि इस गठजोड़ को तोड़ना बिल्कुल कठिन नहीं है। बहुत आसान है, क्योंकि तरीके हैं जिन तरीकों के माध्यम से आप इस गठजोड़ को तोड़ सकते हो। लेकिन इस गठजोड़ को तोड़ने में समय लगेगा। समय इसलिए लगता है क्योंकि आपका एक शैक्षणिक सत्र निकल चुका है, उस शैक्षणिक सत्र में लोग सामान खरीद चुके हैं। अगले शैक्षणिक सत्र आने के पहले हमको तैयारियां करना पड़ेंगी। एक बार पहले तब टूटेगा, फिर इस प्रक्रिया को हमको कायम रखना पड़ेगा अगले 1 या 2 साल तक। जब 2-3 साल तक हम इस प्रक्रिया को कायम रखेंगे, तो अभिभावक और समाज जो है खुद ही सतर्क हो जाएंगे, खुद ही जागरूक हो जाएंगे, और फिर ये चल निकलेगा। फिर मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई दिक्कत जाएगी। फिर एक सोसाइटी का प्रेशर भी आ जाएगा उसमें। 100% फिर एक सोसाइटी का प्रेशर आ जाएगा। तो अगले 2-1 साल तक मुझे लगता है इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है, सही तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और ऐसी शक्तियाँ जो कि इसको विचलित कर सकती हैं कुछ अलग अलग तरीके से, उनको परे रखने के लिए थोड़ी सी एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता रहेगी। तो ये जो आपने एक नवाचार किया, पुस्तक या कॉपी किताब जो मेला लगाया, ये कल ही एक सरकार का भी सर्कुलर आया कि ऐसे मेले जो जबलपुर में लगाए गए पूरे मध्य प्रदेश में लगेंगे। एक तो पहली बात कि आपने जो पहल की उसकी पूरी मध्य प्रदेश में तारीफ हो रही है, और सरकार ने भी उस पर एक तरह का एक पहल करते हुए वो लगाए। और ये बताइए कि ये जब मेला लगेगा तो किस तरह से कंपटीशन होगा, और लोगों को कैसे पूरे प्रदेश भर में कैसे लाभ मिलेगा इसका? देखिए, इस बार अभी जो मेला लगेगा, ये जबलपुर में जो मैंने मेला लगाया, उसमें तो हम बहुत थोड़े लोगों को ही मेले में आमंत्रित कर पाए। लेकिन अगले साल जो मेला लगेगा, अगले साल मेला लगने में हमारी प्लानिंग ये है कि हम जिले भर की जो डिमांड है, इवन दैट आसपास के जो जिले हैं जैसे नरसिंहपुर है, डिंडोरी है या कटनी है, ऐसे लोगों की डिमांड भी हम कैटर करें। कितने तरह की किताबें लगेंगी, कितने तरह की यूनिफॉर्म लगेंगी, कितने तरह की स्टेशनरी लगेंगी, वो जो पूरी डिमांड है, जो मोटे तौर पर मेरा आकलन ये है कि यदि हम जबलपुर जिला और आसपास के 2-3 जिलों को शामिल कर लेते हैं, तो ये करीब 700-800 करोड़ के आसपास की डिमांड होगी। इस डिमांड को हम संकलित करके अखबारों के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान भर के जो वेंडर्स हैं, उनको जो है आमंत्रित करें कि आप आइए और कॉम्पिटिटिव रेट्स पे इस सामान को बेचिए। 10 या 15 दिन का मेला लगेगा। 10 या 15 दिन के मेले में मान लो 800 करोड़ का व्यापार यदि होता है, तो कोई भी व्यक्ति इसमें आना चाहेगा, और बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पे। इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे यूनिफॉर्म में हो, चाहे किताबों में हो या स्टेशनरी में हो। तो मुझे लगता है बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पे, मतलब इतना रेट भी हो सकता है कि जो आज हम 100 रुपये दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 30-32 रुपये तक में जो है ये सामान मुहैया करा सकते हैं। मेले को यदि टाइम से हम डिमांड इकट्ठी कर लें, टाइम से वेंडर्स को बता दें और सही प्रकार से मेला लगा लें, तो हमारी तैयारी अब यही है कि अगले साल जब मार्च में जब मेला लगेगा, तो ये पुस्तक मेला अच्छा मेला लगे और आगे चल के एक सामाजिक मेले का रूप ले ले। मतलब स्कूल एजुकेशन विभाग का जो एक शैक्षणिक कैलेंडर होता है, उसमें क्या इसको कहीं जगह दे दी जाए कि भाई इस तारीख से यहाँ तक ये मेला लगाने का होगा? तो एक मैं तो दे ही रहा हूँ। जी जी मैं तो 100% दे रहा हूँ इसको। जो हमारा शैक्षणिक सत्र है, उस शैक्षणिक सत्र में मेले को जो है एक प्रशासनिक मेले के तौर पे इसको मैं दे ही रहा हूँ। मैं थोड़ी अलग बात आपको कह रहा जी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको जो है एक सामाजिक मेले के रूप में जी 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 प्रतिस्थापित करना चाहता हूँ। जैसे दिवाली के पहले फटाका मेला लगता है, जी जी किसी कलेक्टर की, किसी एसपी की हिम्मत नहीं है कि दिवाली का फटाका मेला लगाने से बना कर दे। वो लगेगा ही जी लगेगा, जी कुछ भी हो जाए, वो मेला लगेगा ही। ऐसा ही इस मेले का रहा है कि यदि शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है,
समाज का इतना दबाव रहे, समाज का इतना प्रेशर रहे कि पुस्तक मेला तो लगेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल तो सही। उस तरह का यदि हम मतलब प्रेशर जो सामाजिक सहभागिता सामाजिक उसमें सहभागिता यदि जुड़ हम उसमें जाएगी। डेवलप कर पाए, जी, जी। तो ये समस्या अगले 2-3 साल में बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगी। जी। सर एक एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि स्कूल वाला कभी भी यूनिफ़ॉर्म बदल देता है। लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि इस साल से भैया स्कूल अब यूनिफ़ॉर्म बदल गई, ये और ये मिलेगी। अब अभिभावक परेशान होता है। ऐसे ही कॉपी कि किताबों के कॉपी तो नहीं, किताबों के बारे में होता है कि अब ये किताबें लगेगी, आपको ये किताबें ढूँढ के लाइए। तो एक एक तरह से मतलब पैनिक क्रिएट होता है। 1-2 दिन बच्चा क्लास में अगर वो किताब नहीं ले गया तो टीचर खड़ा करा देता है, परेशान कर देता है। ये गठजोड़ कैसे टूटेगा? क्या दिमाग में आपके प्लानिंग है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है, चाहे किताबों को चेंज करने की हो, यूनिफ़ॉर्म को सिलेक्ट करने की हो या स्टेशनरी आइटम्स को सिलेक्ट करने की हो। स्कूल वाले ये हरकतें करते हैं, मैनेजमेंट जो हरकतें करता है, वो केवल मोनोपोली डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। मतलब कोई एक ऐसी किताब सिलेक्ट करते हैं, जो किताब कहीं और ना मिले, सिर्फ़ या एक ही शॉप ऐसी में हाँ, मिलेगी। या ऐसी यूनिफ़ॉर्म चूज़ करते हैं जो कहीं और ना मिले। मध्य प्रदेश शासन ने जो 2017 में अधिनियम जारी किया है, उस अधिनियम के मुताबिक आप 3 साल में एक यूनिफ़ॉर्म चेंज कर सकते हैं, और ये हर साल कर देते हैं, पता ही नहीं पड़ता। हुँ। फिर क्या करते हैं कि एक वीक में 3-3 4-4 यूनिफ़ॉर्म कर देंगे, शनिवार की अलग, शुक्रवार की अलग, शुक्रवार की अलग फिर हाँ। हाउस बना देंगे, हाउस की अलग यूनिफ़ॉर्म जी, कर देंगे। इन सारी चीज़ों को तो सख्ती से निपटना पड़ेगा। बेसिकली अभी मैंने एक काम सभी स्कूल के जो संचालक हैं, उनकी एक मीटिंग ली थी मैंने, और सभी जो बड़े-बड़े स्कूल हैं, उनकी हमने एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को हम विस्तार भी दे देंगे। हमने कहा था कि आप कोई भी पाठ्यक्रम चूज़ करें, पुस्तकें चूज़ करें, उसके बारे में आप विचार करें कि आप क्यों कर रहे हैं। मैंने उनको 2-3 सजेशन दिए कि आप किस आधार पे कर रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले आपको कंटेंट देखना चाहिए कि जो सिलेबस का कंटेंट है, वो कंटेंट किताब में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब आप कंटेंट देख लें तो दूसरे नंबर पे आपको कीमत देखनी चाहिए कि उसकी कीमत क्या है, हुँ। और तीसरा आपको देखना चाहिए कि वो सर्वसुलभ है कि नहीं। अभी ये स्थिति है कि जबलपुर ज़िले के जो प्रख्यात स्कूल हैं, इन स्कूलों की आप कोई भी किताब उठा लीजिए, वो सर्वसुलभ है ही नहीं। बिल्कुल, एक या दो के सर्वसुलभ पास का मिलेगी। मतलब ये है कि आप किताब में आपने गूगल पर टाइप किया और खट से आ जाएगी कि ये 115 की, 120 की, कहीं भी हाँ। मिल जाएगी। जिन प्रकाशकों की इनने किताबें सेलेक्ट की हैं, उन प्रकाशकों के नाम पते ही नहीं मिलते हैं। कहीं आप ढूँढने जाओ ऑनलाइन मिलता ही नहीं है, किसी एकाध जगह मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा। अभी हमने पूरी जब जाँच की है, तो जाँच करने के बाद हमने सारे प्रकाशकों को, जो किताबें हैं चल रही हैं, उन प्रकाशकों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ए, बी, सी, डी में। आप आश्चर्य करेंगे कि 90% किताबें जो हैं स्कूलों ने सेलेक्ट की, दुर्भाग्य है, जी, जी। वो सी और डी कैटेगरी, घटिया कैटेगरी के प्रकाशकों की है, जिनकी कीमतें आसमान छूती हैं, कंटेंट घटिया है, क्वालिटी घटिया है, और कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तभी तो तो कमीशन मिलेगा उसमें ज़्यादा ना उसी उनको। पे कमीशन मिलता है। इंटरेस्टिंग ये कि हमारे पास इस तरह के भी एविडेंस इकट्ठे हुए हैं कि एक ही किताब है, केवल उसका कवर चेंज किया गया, लेखक वही है, कंटेंट वही है, केवल कवर चेंज है, उसकी किताब में परिवर्तन हो गया कीमत में। कोई किताब 250 की है, वही किताब जो है कवर चेंज होने के बाद 500 की हो गई। तो ये तो सीधा-सीधा समझ में आता है कि आपने कमीशनखोरी इसके माध्यम से की है, और इस कमीशनखोरी पे रोक लगाने के लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं। जिला स जो कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति है, वो सक्षम है। हम न केवल यूनिफ़ॉर्म की, किताबों की, स्टेशनरी की और फ़ीस की, सभी चीज़ों का हम जो है विनियमन करेंगे, विचार करेंगे, टाइम देंगे। अभी तक ये दिक्कत ये थी कि कलेक्टर समय नहीं निकाल पाते थे। जो हमारा शिक्षा विभाग है, वो ये जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए बड़े-बड़े स्कूल हैं, इनका कोई ख़ास कंट्रोल शिक्षा हाँ, विभाग में वो नहीं रह सीबीएसई पाता था, पैटर्न पे स्कूल होते थे। क्योंकि वो बहुत छोटा पड़ जाता था अधिकारी, उसको शक्ति देने की आवश्यकता है। वो कलेक्टर ही दे पाएँगे, और कलेक्टर को शक्ति राज्य शासन से मिलेगी। जी। आप देख ही रहे हैं, राज्य शासन ने इस पूरे विषय को बड़ा गंभीरता से लिया है, और हम रेगुलरली इसको करके सुधार देंगे इसको। एक एक सर फीस का भी बड़ा मसला, उसमें भी पहल की आपने, बहुत सारे स्कूलों की जाँच कराई। जैसा हम लोगों ने देखा कि 1-2 स्कूलों में प्रकरण मतलब प्रमाणित भी हुआ कि इन्होंने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दिया। चूँकि उनको शासन से एक हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक एक्ट बना था जिसमें फीस बढ़ाने का उनको प्रावधान है, लेकिन उसका भी एक नियम है। तो ये जो फीस वाली मनमानी, इसमें भी अकूत पैसा कमाते हैं स्कूल वाले बढ़ा के। इसको तोड़ने के लिए क्या प्लानिंग, देखिए, क्या फीस तैयारी? फीस बढ़ाने के लिए नियम है। जी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी तक जितने मेरे पास मैटर आए, उस स्कूल के किसी भी व्यक्ति ने नियमों का पालन नहीं किया। एक्चुअली क्या है कि सरकार जो मोटे तौर पर सोचती है, मैं भी बंदर सोचता जी, हूँ जी, जी। कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो निजी स्कूल हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं, उनको स्वायत्तता देनी चाहिए, स्वतंत्रता उनको जी, देनी चाहिए। पर इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग ना करें। और यहाँ पे दिख रहा है कि फ़ीस के मामले में भी दुरुपयोग हो रहा है। आपको 10% तक फ़ीस बढ़ाने की अनुमति है, लेकिन फ़ीस बढ़ाने का आधार होना चाहिए। उस आधार को आपको सूचित करना चाहिए, पेरेंट्स को आपको विश्वास में लेना चाहिए।
आप मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, 10% से ज़्यादा भी बढ़ा दे रहे हैं, उसको छुपा के रख रहे हैं, कोई आधार नहीं है, किसी मीटिंग में आपने विचार किया हो, मैनेजमेंट ने कोई तरीका निकाला हो, किस तरीके से हम कैलकुलेशन किया हो, किस तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। और उसमें भी कंप्यूटर फीस के नाम पे, मैनेजमेंट फीस के नाम पे अलग अलग फीस भी मतलब वो आप कैटेगराइज सही कह रहे करके हैं। जी बढ़ाने का। इवन दैट एक स्कूल में तो यहाँ तो मैंने देखा उन्होंने रोबोटिक फीस बढ़ा दी और नर्सरी तक के बच्चों को उसमें ले लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि रोबोटिक आप लेके आ रहे हो उससे नर्सरी के और क्लास 1 के क्लास 2 के बच्चों का क्या उसका हुआ है। जी जी ये विशुद्ध रूप से यदि आप इसको शुद्ध हिंदी में कहें तो ये लूटमारी है, ये बिल्कुल। कमीशन खोरी है, इस पे लगाम लगाना पड़ेगी, कुछ लोगों को दंडित करना पड़ेगा, कुछ लोगों को जो है सुधरने का मौका देना पड़ेगा। तो ये जो आप अभी एक बात कह रहे थे कि फीस वाला जो मसला है कि इस पे पेनल्टी लगा के उनको तो अनुकूल हो जाएगा कि 2 लाख 2.5 लाख की पेनल्टी लगेगी, 2 करोड़ फीस कर लिया। इस पर कैसे प्रशासन देखिए को कार्रवाई? मेरा इस मामले में कोई दुविधा नहीं है मुझे। जो फीस बढ़ा के आपने वो कमाया है, लाभ कमाया है, वो तो आपको पेरेंट्स को वापस करना पड़ेगा। मान लो आपने पर्टिकुलर किसी साल में बगैर सूचना दिए, बगैर कलेक्टर के अप्रूवल के, बगैर राज्य शासन के अप्रूवल के यदि आपने फीस बढ़ाई है, तो जितना पैसा आपने वसूल किया है वो सारा पैसा आपको पेरेंट्स को वापस करना पड़ेगा। इस मामले में मुझे कोई शंका नहीं है और हम उसमें कार्रवाई करेंगे। भविष्य में आप फीस बढ़ाएंगे तो आपको पूरे के पूरे आधारपूर्ण तरीके से आपको प्रस्ताव देना पड़ेगा, उस प्रस्ताव के आधार पर फीस बढ़ाने का निर्णय होगा। उसके ओवर एंड अबव आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगाने में ऐसा नहीं है कि आपने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की फीस बढ़ाई और आपको केवल मैं 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगा के छोड़ दूँ, ऐसा नहीं। आपने जितने टर्म्स में फीस बढ़ाई उतने टर्म्स में आपको जो है फाइन देना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप देखिए दंडित नहीं होंगे या दंडित आपको कम मिलेगा, मान लो आपने 2 करोड़ रुपए 3 साल पहले 4 साल पहले वसूल कर लिए, अब यदि 2 करोड़ रुपए मैं वापस भी करा दूँ तो उसका ब्याज ही आप इतना ले चुके हो कि वो 2 लाख रुपए के फाइन से कुछ होना जाना नहीं। तो जब तक इसमें आपको कष्ट नहीं होगा आप सुधरेंगे नहीं। ये बड़ा बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो वो थोड़ा सा कष्ट तो लोगों को उठाना पड़ेगा और हमको देना भी पड़ेगा यदि व्यवस्था को सुधारना है तो। एक आखिरी सवाल, ये पूरा मसला इतना संवेदनशील है कि जो पेरेंट्स है जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं वो डरता है कि कहीं स्कूल वाला मेरे बच्चे को नुकसान न कर दे, उसको इंसल्ट न करे, उसको परेशान न करे। तो चूंकि आप प्रशासन के मुखिया हैं जबलपुर में, तो आप पेरेंट्स को कैसे अश्योर करते हैं कि डरिए मत, शिकायत करिए, हम बैठे हैं आपके लिए? देखिए ये तो मैंने शुरू में ही कहा। जी शुरू में लोगों को जब संशय था तो मैंने कहा आप गोपनीय शिकायत करिए। आप लोगों को तब भी भरोसा नहीं था, मैंने कहा आप मेरे नंबर पर करिए और मेरे नंबर पर लोगों ने काफ़ी तादाद में शिकायतें करी। तो एक अच्छी बात मतलब मुझे लगी कि किसी और पे भरोसा ना हो, कलेक्टर पे, संस्था पे तो भरोसा है लोगों को। कुल मिला के ये है कि इसमें लोगों को धीरे धीरे विश्वास में लेने की आवश्यकता है। उसमें विश्वास में लेने पर हम यही कर सकते हैं कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन शिकायतों के आधार पर यदि मान लो कोई स्कूल उनके बच्चों के अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई करता है या बच्चों को परेशान करता है तो फिर हम दंड देने की एक ऐसी नज़ीर स्थापित करें कि 10 बार फिर वो सोचें। और इस मामले में मैं बड़ा सख्त हूँ, मैं बड़ा आपको अभी बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ कि यदि किसी पेरेंट्स ने शिकायत की, सही शिकायत की या मान लो किसी वजह से गलत भी की, उसका पर्सपेक्टिव अलग रहा, उस शिकायत के आधार पर यदि किसी बच्चे को दिक्कत दी गई, बच्चे छोटे होते हैं, उनको आप मानसिक तौर से किसी भी तरीके से उनको दिक्कत दी गई, तो फिर उसमें हम वो सारी कानूनी कार्रवाइयाँ करेंगे जो कि होनी चाहिए और वो फिर स्कूल मैनेजमेंट को दिक्कत होगी उसमें। तो मैं स्कूल मैनेजमेंट के आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि कोई शिकायत कर रहा है, हो सकता है शिकायत गलत हो, उसका पर्सपेक्टिव गलत हो, आप उसको अटेंड करिए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि आपका सोचने का तरीका गलत है, हम इस तरीके से सोचते हैं, उनको कन्विंस करिए। उसकी आड़ में बच्चों को परेशान बिल्कुल मत करिए क्योंकि वो आपका दायित्व है कि बच्चे जो है आपके कैंपस में सुरक्षित रहें, फिजिकली भी रहें और मेंटली भी रहें। तो मेंटली उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर उन पर आना नहीं चाहिए और जिला प्रशासन इस बात की सुनिश्चितता करेगा। चूँकि हमने ये मोर्चा खोला है तो हम इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि हमारे मोर्चा खोलने में बच्चों का नुकसान ना हो। तो देखिए ये जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना की साफ चेतावनी स्कूल वालों के लिए कि आप नियम कायदे से चलिए, जो भी आपको सरकार ने सुविधाएं या जो भी आपके लिए एक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करिए, लेकिन साथ में अगर शिकायत के बाद किसी बच्चे को परेशान किया तो फिर कार्रवाई की ऐसी नजीर पेश करेंगे जो पहले कभी नहीं होगी। तो ये जबलपुर के अभिभावकों को भी कलेक्टर साहब आश्वस्त करते हैं कि वो खुल के अपनी शिकायत करें, अगर वाजिब शिकायत होगी तो निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसको दंड मिलेगा। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।